नमस्कार दोस्तों, त्रेता युग की रामायण हो या द्वापर युग की महाभारत या कलयुग के करोड़ों लोगों की कहानी, ये सब में एक बात तो कॉमन है कि राजपाट ने, जमीन जायदाद ने राम को अपने भरत से अलग किया, पांडवों को कौरवों से लड़वा दिया और आज भी करोड़ों अपने अपनों से लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। क्योंकि इंडियन पैनल कोर्ट में 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। इसमें से 76% केस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के हैं। सो प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसके कारण बहुत सारे परिवार टूटे हैं, बिखरे हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत सेंसिटिव लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मेन रीजंस क्या होते हैं। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हिंदू सक्सेशन लॉ कैसा वर्क करता है, मुस्लिम सक्सेशन लॉ कैसा वर्क करता है और हम क्या सिंपल से सॉल्यूशन करके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बच सकते हैं, अपने परिवार को टूटने बिखरने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपकी लाइफ में और आपके परिवार की लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेंगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मेन रीजन क्या है। अगर एनालिसिस करें तो पता चलता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मेजर 2 रीजन है। पहला रीजन डूइंग नथिंग, मतलब परिवार के जो मुखिया है, परिवार के जो प्रमुख है, वो किसी भी तरह का नॉमिनी डिक्लेरेशन नहीं करते, ना किसी तरह की विल क्रिएट नहीं करते और सडनली कुछ रीजन से उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे केस में उनके डिपेंडेंट बच्चे आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहते हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। अगर कुछ रिपोर्ट्स हम देखें तो कुछ साल पहले दिल्ली के एक पोते ने अपने 92 साल के दादाजी को घर से निकाल दिया था, बाद में कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा था। सिमिलरली ये प्रॉब्लम मिडिल क्लास या लोअर क्लास में प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि बड़े बड़े परिवारों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केसेस होते रहते हैं। कुछ साल पहले बड़ोदरा की रॉयल फैमिली में 50,000 करोड़ का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ था, जो ऑन एन एवरेज 23 इयर्स तक चला था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सेकंड रीजन है ऐसे लोग जो नॉमिनी तो डिक्लेयर करते हैं या विल तो क्रिएट करते हैं लेकिन करेक्टली नहीं करते। इस कारण से उनके डिपेंडेंट या बच्चों के बीच में अगेन डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 15% लोग करेक्ट रोबस्ट सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, मतलब 85% ऐसे लोग हैं जिनके नॉमिनी डिक्लेयर ना करने के कारण, विल क्रिएट ना करने के कारण उनके बच्चों में, उनके डिपेंडेंट में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मोर और लेस ये 2 रीजन है जिस कारण से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं कि हिंदू सक्सेशन लॉ इन केस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कैसा वर्क करता है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, हिंदू सक्सेशन लॉ एप्लीकेबल होता है बुद्धिस्ट, जैनिज्म एंड सिखिज्म। ये इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि हमारे देश में ये रिलीजन मेजरली बिलोंग करता है और बहुत से लोगों की लाइफ इसी से इम्पैक्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कंसिडर करें तो सपोज कोई पर्सन की डेथ हुई है, किसी परिवार के मुखिया मेल की डेथ हुई है, किसी आदमी की डेथ हुई है, ऐसे केस में हिंदू सक्सेशन लॉ कैसा वर्क करता है। एज पर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन लॉ में कुछ क्लासेस क्रिएट की गई है। क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। क्लास 1 हायर मींस अगर किसी आदमी की डेथ होती है, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार बनता है। अगर क्लास 1 हायर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे केस में क्लास 2 हायर के लोगों का अधिकार किसी आदमी की मौत पे उसकी प्रॉपर्टी पे बनता है। अगर क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे केस में उस आदमी के पिता के साइड के लोगों का अधिकार बनता है। ऐसे लोगों को एग्नेट्स कहा जाता है। लेकिन अगर क्लास 1, क्लास 2 और पिता के साइड के भी लोग अवेलेबल नहीं है, ऐसे केस में उस आदमी के माता के साइड के लोगों का अधिकार उस आदमी की प्रॉपर्टी पे बन जाता है। इस तरह से हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है प्रॉपर्टी का, अगर नॉमिनी या विल डिक्लेयर नहीं की जाती। चलिए हर एक क्लास को 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लास 1 हायर। क्लास 1 हायर ऐसे लोगों से अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहला अधिकार बनता है उस आदमी की वाइफ का। लेकिन अगर उस आदमी की वाइफ भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी का हक बन जाता है उसके बच्चों का। लेकिन उस आदमी के अगर बच्चे भी अवेलेबल नहीं है तो अब आती है उस आदमी की माता जी, उनका उस आदमी की प्रॉपर्टी पे अधिकार बनता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले वाइफ, फिर बच्चे और फिर माता जी। ये हायरार्की है। लेकिन अगर किसी आदमी की वाइफ भी अवेलेबल नहीं है, बच्चे अवेलेबल नहीं है और माता जी भी अवेलेबल नहीं है, ऐसे केस में अगर उसका बेटा अवेलेबल रहा होगा तो उस बेटे की बहू यानी बेटे की जो वाइफ है, विडो है, उसका अधिकार बनता है। मतलब आदमी की बहू का अधिकार बन जाता है उस आदमी की प्रॉपर्टी पे। ये क्लास 1 हायर है। लेकिन अगर हम एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा केस आता है जहाँ पर आदमी की डेथ हो चुकी है, आदमी की वाइफ भी अवेलेबल नहीं है, बच्चे भी अवेलेबल नहीं है, माता भी अवेलेबल नहीं है, बेटा भी अवेलेबल नहीं है, बेटी की वाइफ यानी उस आदमी की बहू भी अवेलेबल नहीं है, तो उस आदमी के ग्रैंड चिल्ड्रन का अधिकार बन जाता है। पोता पोती का हक बनता है उसकी प्रॉपर्टी पे। लेकिन अगर पोता पोती भी अवेलेबल नहीं है लेकिन पोते की वाइफ है तो उसका अधिकार बन जाता है। और अगर पोती की वाइफ भी अवेलेबल नहीं है तो जो पर पोता पोती होते हैं उसका अधिकार बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी आदमी की मृत्यु पे 3 पीढ़ी तक के लोग क्लास 1 हायर्स में आते हैं। यहाँ पर आप एक बात नोटिस
नोटिस कीजिएगा कि ना ही उसके आदमी के डेथ पे ना ही उसके पिताजी यहाँ पे क्लास 1 हायर में है, ना ही भाई बहन क्लास 1 हायर में। जब हम क्लास 2 हायर पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहला अधिकार बनता है पिताजी का, फिर भाई बहनों का। लेकिन अगर पिताजी अवेलेबल नहीं है, भाई बहन अवेलेबल नहीं है, तो वाले केस में दादा दादी का अधिकार बन जाता है। मतलब अगर कोई आदमी की डेथ हुई तो उसके दादा दादी का भी अधिकार बनता है, बशर्ते उसके पिताजी या भाई बहन जीवित नहीं रहना चाहिए। प्लस अगर किसी आदमी की डेथ हुई, उसके पिताजी दादाजी दादी भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके चाचा चाची या बड़े पापा बड़ी मम्मी का भी अधिकार बन जाता है उसकी प्रॉपर्टी पे। अब कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे हैं, ये लॉ कितना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है अगर डिपेंडेंट अवेलेबल नहीं है तो। और नीचे के लाइन में थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स किया गया है कि अगर दादा दादी भी अवेलेबल नहीं है तो जो भाई बहनों के बच्चों का भी अधिकार बन जाता है, और ये आते क्लास 2 हायर्स में। और अगर भाई अवेलेबल नहीं है, भाई के बच्चे अवेलेबल नहीं है, तो वाले केस में भाई की वाइफ या विडो उनका अधिकार बन जाता है। तो ये जो सब होते हैं क्लास 2 हायर्स में। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं द अग्नेस्ट ऐसे लोग होते हैं अगर क्लास 1 और क्लास 2 अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आदमी के पिता के साइड के जो ब्लड रिलेट उनका आदमी की प्रॉपर्टी पे अधिकार हो जाता है। ऐसे लोगों को एग्नेट्स कहा जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी चाहिए कि वो लोग ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, एल्स या एडॉप्टेड होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अगर पिता के साइड के भी कोई अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में माता के साइड के लोगों का अधिकार बन जाता है इंसान की प्रॉपर्टी पे। अगेन यहाँ पे सेम कंडीशन एप्लीकेबल है कि वो माता के साइड में ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, एडॉप्टेड होना चाहिए। अभी तक हमने बात की थी अगर किसी आदमी या मेल की डेथ होती है तो हिंदू सक्सेशन लॉ कैसा वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी फीमेल या महिला की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू सक्सेशन लॉ कैसा वर्क करता है। अगर कोई महिला की मृत्यु होती है तो सबसे पहला अधिकार बनता है उनके हस्बैंड का, अगर हस्बैंड अवेलेबल नहीं है तो उनके बच्चों का, अगर बच्चे भी अवेलेबल नहीं तो बच्चों के बच्चों का। और ये सब आते हैं हायरार्की नंबर 1 में। तो अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले जैसे हमने बोला कि ये सब लोग उनके नॉमिनी होते हैं या उनके प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं। और अगर हस्बैंड अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस हस्बैंड के जो लीगल हायर्स होते हैं, जो हमने पहला केस देखा था आदमी का, सेम वो केस अप्लीकेबल हो जाता है। मतलब हस्बैंड के माँ पिता और वो सब गोइंग फॉरवर्ड अप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड के साइड से भी कोई अवेलेबल नहीं है या किसी महिला की मृत्यु हो गई और उनकी शादी ही नहीं हुई थी या कोई हस्बैंड ही अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में सबसे पहला हक बनता है उनके माता पिता का। माता पिता अगर अवेलेबल नहीं है तो पिता के जो लीगल हायर्स है उनका हक बनता है। और अगर पिता के भी लीगल हायर्स अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में माता के लीगल हायर्स का उनकी प्रॉपर्टी पे अधिकार बनता है। ये जो केस हम डिस्कस करें एक महिला का केस है जहाँ महिला की मृत्यु हुई है और उनके डिपेंडेंट और उनके प्रॉपर्टी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगी, हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। इसके बात करते हैं अगर महिला की शादी हो चुकी है और उन्हें प्रॉपर्टी अपने पापा से मिली है दहेज में या कोई भी और रीजन से उन्हें प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है उनके फादर के साइड से, और उसके बाद अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, महिला की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहला हक बनता है उस महिला के पति का, उस महिला के बच्चों का, उस महिला के पोता पोती का। लेकिन अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में पेरेंटल प्रॉपर्टी बैक चले जाती है महिला के पेरेंट्स, और उसके बाद उन्हीं के हायर्स का उस पे अधिकार होता है। हिंदू सक्सेशन लॉ कुछ एक्सेप्शंस के साथ आता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपने भाई बहन या प्रॉपर्टी के लिए किसी अपने का मर्डर कर दिया तो ऐसा पर्सन एज अ कल्प्रिट प्रॉपर्टी इनहेरेंस रूल के बाहर चले जाता है, उसे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। सेकंड और एक एक्सेप्शन है अगर कोई पर्सन अपना रिलीजन चेंज कर लेता है ऐसे केस में, तो वो पर्सन तो प्रॉपर्टी का हकदार होता है, इनहेरिट करता है, लेकिन उसके डिपेंडेंट या उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके बेटे ने इंटर रिलीजन मैरिज कर लिया, उसके बाद कुछ कारण से आपका बेटा तो अप्लीकेबल रहेगा आपकी प्रॉपर्टी पे, लेकिन कुछ कारण से अगर आपकी बेटी की डेथ हो जाती है तो बेटी की जो वाइफ है या उसके बच्चे उनका अधिकार नहीं होता। और इसके बाद अगर हमने जो क्लासेस देखी थी मेल की फीमेल की, अगर ये क्लासेस में भी कोई प्रॉपर्टी का वारिस नहीं आता है तो ऐसे केस में पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू सक्सेशन लॉ कितना कॉम्प्लेक्स है और कितने लोग इस पे क्लेम कर सकते हैं। इसी कारण से जो आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि नॉमिनी डिक्लेयर करना, विल डिक्लेयर करना कितना इम्पोर्टेंस है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेजर रीजन जिस कारण से कोर्ट में केस सालों सालों तक चलते रहते हैं। और आज जैसे हम देख रहे हैं कि 76% केस प्रॉपर्टी रिलेटेड है। सो दोस्तों आगे देखते हैं मुस्लिम सक्सेशन लॉ कैसा वर्क करता है। इन केस ऑफ मुस्लिम सक्सेशन लॉ कोई डिफरेंस समझा नहीं जाता इनहेरिट प्रॉपर्टी में और सेल्फ एक्वायर्ड वेल्थ। प्लस अगर आप विल बनाते हैं तो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी आपके विल के हिसाब से डिक्लेयर होती है, बाकी 2/3 जो प्रॉपर्टी होती है मुस्लिम सक्सेशन लॉ के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सबसे पहले अगर कोई पर्सन की डेथ होती है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी में से जो पहला खर्चा होता है उसकी फ्यूनरल में या कर्जा चुकाने में किया जाता है, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको उसके डिपेंडेंट या जो भी नॉमिनी है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मुस्लिम सक्सेशन लॉ के। थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मुस्लिम सक्सेशन लॉ एग्जैक्टली वर्क करता कैसा है। मुस्लिम सक्सेशन लॉ में अगर किसी आदमी की डेथ होती है तो सबसे पहले 1/4 पैसा उनकी ऐसी वाइफ को दिया जाता है जहां पर जिन्हें कोई बच्चे नहीं है। एज पर मुस्लिम सक्सेशन लॉ अगर किसी आदमी की डेथ होती है तो सबसे पहले 1/4 पैसा उनकी ऐसी वाइफ को दिया जाता है जिन्हें बच्चे नहीं है। अगर बच्चे हैं तो 1/8 पैसा उनकी वाइफ को दिया जाता है, प्लस 1/6 पैसा वो आदमी के माँ बाप को भी दिया जाता है। एक ये पहले तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वेल्थ का। अगर किसी आदमी की डेथ होती है, उन्हें बेटा बेटी दोनों है, तो ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाता है कि बेटे को एग्जैक्ट डबल वेल्थ मिले एज कम्पेयर टू डॉटर। और अगर किसी आदमी को सिर्फ बेटे ही है तो वो प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड की जाती है बेटों के बीच में। और अगर किसी आदमी को सिर्फ एक बेटी है, ऊपर में जो क्लास 1 के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बचता है उसका 50% उस बेटी को दिया जाता है। और अगर किसी आदमी को 2 या 2 से ज्यादा बेटियां है तो ऐसे केस में 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो बेटियों के बीच में। और अगर किसी आदमी को बच्चे ही नहीं है और उनकी डेथ हो जाती है, ऐसे केस में उनके भाई और बहनों के बीच में उनकी प्रॉपर्टी बांट दी जाती है, या उनके भाई और बहनों के बच्चों के बीच में वो प्रॉपर्टियां बांट दी जाती है। और अगर किसी मुस्लिम आदमी के डेथ के बाद उनके भाई बहन नहीं है, वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, ऐसे केस में जो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके माँ बाप के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सक्सेशन लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी देख के आप समझ सकते हैं कि क्यों इंडियन कोर्ट्स में ये फैमिली रिलेटेड केसेस इतने लंबे समय तक क्यों चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। तो अब हम डिस्कस करने वाले 5 ऐसे पॉसिबल सोल्यूशन जो आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने परिवार को बिखरने से बचा सकते हैं। सबसे पहला आता है फैमिली अरेंजमेंट। हमने अपने परिवारों में बहुत बार देखा है कि जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, वो उनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं परिवार के बड़े बुजुर्ग या कोई ऐसे रिलेटिव या कोई ऐसे समाज के मुखिया जिनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है और उनकी बोली बातों पे उनके बच्चे कन्विंस हो जाते हैं। तो ऐसे केस बहुत ही सिंपल केस होता है जिसे हम फैमिली सेटलमेंट कहते हैं, जहाँ पर म्यूचुअली बच्चे आपस में ही अपने परिवार के एसेट्स और प्रॉपर्टी बांट लेते हैं विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट्स। तो ये सबसे सिंपल अरेंजमेंट होता है जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसे हम फैमिली सेटलमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है जॉइंट अकाउंट। सो दोस्तों जहाँ पर ये पॉसिबल है ऐसे केसेस में हमें जॉइंट अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। हम लोग अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, डीमैट, ये सब एसेट क्लास हमें अलाउ करते हैं जॉइंट अकाउंट क्रिएट करने। हम प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीद सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में जॉइंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जहां पर ये पॉसिबल है वहां पे आप जॉइंट अकाउंट क्रिएट कीजिए। इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है जिनके बीच में जॉइंट अकाउंट है, वो दोनों पर्सन जिंदा है तो प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी अगर सर्वाइव करते हैं तो। और अगर इन केस अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बैंक एफडी है और आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपकी वाइफ को, क्योंकि जॉइंट अकाउंट आपकी वाइफ के साथ था, आपकी वाइफ को पूरा पैसा इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप जॉइंट अकाउंट के थ्रू भी जाते हैं तो आप कंफ्लिक्ट को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है विल डिक्लेरेशन, जो आजकल बहुत पॉपुलर ट्रेंड है। बहुत से लोग अपने एक विल डिक्लेयर करते हैं। सो विल डिक्लेरेशन को मैंने यहाँ ब्रीफ में समझाया है। फॉर एग्जांपल अगर आप विल डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप बनते हैं टेस्टेटर, एक ऐसे पर्सन जो विल बना रहे हैं। इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर ऐसे पर्सन होते हैं जो आपकी विल बनाते हैं, समझते हैं, और आपके जाने के बाद वो पर्सन आपके लेगेटी को दिया जाता है। लेगेटी मतलब द पर्सन जिनको आपकी प्रॉपर्टी मिलने वाली है आपके जाने के बाद। विल में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफाइन किए जाते हैं। सबसे पहले जो पर्सन विल बना रहा है उनका नेम, एज और एड्रेस। सेकंड वो उनका स्टेट ऑफ माइंड, मींस अगर वो स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में है या नहीं। करेक्ट। थर्ड उसमें चेक किया जाता है कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड की जाती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कितने बॉन्ड्स है, कितने एसेट्स है, म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है, ये पूरी इंफॉर्मेशन वो विल में डिक्लेयर की जाती है। प्लस 14 पॉइंट होते हैं कि वो अपनी विल में प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वो कितना पैसा अपने बच्चे को देना चाहते हैं, कितना पैसा अपनी वाइफ को देना चाहते हैं, कितना पैसा अपने परिवार के बाकी सदस्यों को देना चाहते हैं। ये सब चीजें विल डिक्लेरेशन में डिफाइन की जाती है। और सबसे आखिरी होता है उनका सिग्नेचर। तो एक ये बेसिक विल फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू अगर आप एक विल डिक्लेयर करके चले जाते हैं तो आपके जाने के बाद आपके परिवार में कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और आपके जो एसेट्स है और आपकी प्रॉपर्टी एज पर योर विल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब विल डिक्लेरेशन की जाती है और आपके जाने के बाद परिवार के बच्चे या परिवार के सदस्य वो विल की रिस्पेक्ट करते हैं और विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स वो इजीली आपके एसेट्स या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ खास फीचर्स है विल डिक्लेरेशन के। अगर आप विल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें
क्या क्या चीजें एसेंशियल्स होती है। सबसे पहले जो पर्सन विल बनाता है उनकी एज कम से कम 21 ईयर्स तो होनी चाहिए। विल आप एक प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हैं। विल डिक्लेयर करने के बाद 2 विटनेस की जरूरत होती है। विल में एक तारीख भी डिफाइन करना बहुत मैंडेटरी होता है। प्लस विल में चेंजेस भी पॉसिबल है। आप अगर आज कुछ विल बनाते हैं, आज से 1 साल के बाद भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। प्लस आप उसमें असाइनमेंट कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किस किस को आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। और सबसे आखिरी, विल डिक्लेरेशन करना, विल डिक्लेयर करने के बाद उसको रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो एक सादे से पेपर में विल डिक्लेयर करके रख सकते हैं, या कोई आप नोटराइज पेपर में विल डिक्लेयर कर सकते हैं। आप उसको एक लीगल तरीके से रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। तो ये फीचर्स होते हैं विल डिक्लेरेशन के, जिसका यूज करके आप एक अच्छी विल बना के जा सकते हैं और अपने परिवार को बिखरने से बचा सकते हैं। इसके बाद विल डिक्लेयर करने के लिए बेटर होता है कि आप कोई प्रोफेशनल की हेल्प ले। प्रोफेशनल की हेल्प लेने का एडवांटेज ये मिलेगा कि आपकी जो विल होंगी प्रोफेशनल वर्डिंग्स में लिखी जाएंगी। सो फ्यूचर में अगर कभी उस पे कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हुआ आपकी विल पे, तो उसको चैलेंज कोर्ट में जब किया जाएगा, सो उसमें आपकी विल बेटर प्रूफ होंगी। प्लस आपको अगर आप कोई एक्सपर्ट की मदद लेते हैं, तो एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकते हैं कि विल डिक्लेरेशन में जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपकी विल से, उसके बारे में आपको पहले से बताया जा सकता है, तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाए। और तीसरा, आप कंफ्यूजन, जो आप कई बार हमें विल के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अगर हम कोई एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं तो आपको ये चीज बहुत इजी होंगी विल डिक्लेयर करने में, और अपने परिवार के लिए हेल्प करके जाएंगे। और सबसे आखिरी, ट्रस्ट बनाना। दोस्तों, ये सबसे सेफ एंड सिक्योर तरीका होता है। आप एक पब्लिक प्राइवेट ट्रस्ट बना सकते हैं जो आपके पूरे एसेट्स ओन करेगा। दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था, इस कारण से मैंने ट्रस्ट डिक्लेरेशन और ट्रस्ट क्रिएशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं फ्यूचर में ट्रस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों, अगर आप ये सब चीजें करते हैं, आप नॉमिनी डिक्लेयर करते हैं, आप जॉइंट अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप विल डिक्लेयर करते हैं, या आप एक ट्रस्ट बनाते हैं, तो एक ये बहुत सेफ एंड सिक्योर तरीका होता है, जिस कारण से आप अपने परिवार को कोर्ट कचहरी या आगे फ्यूचर में होने वाली तकलीफों से बचा सकते हैं। और ऐसे परिवार के कर्ता, एज अ ओनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को एक अच्छे से अपने सक्सेसन को सौंपे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके और आपकी परिवार की लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड जरूर करेंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने में या प्रेजेंट करने में हमें बहुत एफर्ट्स लगे हैं, और आपके एक छोटे सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको एस्टेट प्लानिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे से ये व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और एक फ्री सेशन बुक कर सकते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको किसी भी तरह की प्लान या पॉलिसी सेल नहीं करते हैं। ये सेशन प्योरली नॉलेज शेयरिंग सेशन होता है, जहां पर हम आपकी प्रॉब्लम समझकर के लिए बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनने और समझने के लिए धन्यवाद, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग टू यू। टेक केयर, बाय।